नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स वेलविशर अमन काम्बोज आप सबका स्वागत करता है। भगवान के बाद अगर कोई विधाता है तो वो किसान है। कभी आपने गौर किया है कि ये लाइन क्यों बोली गई है? समझाता हूँ। भगवान हमें जिंदगी देता है और उसको जीने के लिए किसान हमें भोजन देता है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो क्या बिना भोजन के कोई जीवित रह सकता है? तो इसी वजह से कहा गया है कि भगवान के बाद अगर कोई विधाता है तो वो किसान है। आज हम बात करेंगे किसानों की इनकम के बारे में कि किसानों की इनकम कितनी है, कैसे कैसे वो बढ़ती है, क्या उसके रीजंस हैं, कैसे कैसे जो इनकम और सेक्टर्स में बढ़ी है तो क्या उसके हिसाब से फार्मर्स की भी इनकम बढ़ी है। आज हम वो सब कुछ देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गेम खेलते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, एक टेबल पे आपको एक किसान की फ़ोटो रखनी है, एक डॉक्टर की फ़ोटो रखनी है, एक बिजनेसमैन की फ़ोटो रखनी है, एक एक्टर की फ़ोटो रखनी है, एक जज की फ़ोटो रखनी है, एक एडवोकेट की, एक इंजीनियर की, एक बिजनेसमैन की फ़ोटो आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप अपने बेटे को बुलाओ और अपने बेटे से ये पूछो कि बेटा इन फ़ोटो को देख के बताओ तुम ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हो। 99 और हो सकता है कि 100% कोई भी बच्चा किसान की फ़ोटो को चूज ना करे। अगर ऐसा ही रहा कि कोई किसान बनना ही पसंद ना करे या कोई किसान का बच्चा आगे किसान बने ही ना, तो आने वाला टाइम तो बड़ा भयंकर होने वाला है। क्योंकि जब कोई किसानी करेगा ही नहीं तो यूं समझो जो 1942 में स्थिति हुई थी ना, 1942 में अकाल पड़ा था पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे 60 लाख लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे, क्यों मर गए थे? क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला, क्योंकि उनको अन्न नहीं मिला। तो जो सिचुएशन आज चल रही है, हो सकता है कि आने वाले 40-50 साल के बाद भी ऐसी सिचुएशन आए। अब हम बात करते हैं फार्मर की इनकम के बारे में कि फार्मर की इनकम इतनी कम क्यों होती है, क्यों वो कर्ज नहीं भर पाता, क्यों उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो आत्महत्या करे। क्योंकि किसान अपनी ज़मीन किसी भी हाल में बेचना नहीं चाहता। किसान अपनी ज़मीन से इतना प्यार करता है कि वो मरना पसंद करता है, आत्महत्या करना पसंद करता है, लेकिन बेचना पसंद नहीं करता। फार्मर की, एक किसान की इनकम इतनी कम क्यों होती है और क्या वजह है कि सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं देती? क्योंकि देखो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। विदाउट रीज़न तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो आज हम उस कारण को पता करते हैं कि फार्मर की इनकम क्यों नहीं बढ़ती। क्या है कि एग्रीकल्चर इतनी पीछे पड़ी है, या एग्रीकल्चर पे क्यों फार्मर्स की यह नौबत आती है कि उनको सुसाइड करना पड़े। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी। फार्मर की कम इनकम होना या फिर किसानों का सुसाइड करना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी ही ऐसी है जो फार्मिंग को सपोर्ट नहीं करती। इकोनॉमिक पॉलिसी ही ये चाहती है कि एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के शहरों में लेके आया जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स को सस्ता प्रोड्यूस करना होता है। अगर हमें कंपटीशन करना है, देखो चाइना क्यों आगे है? क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्टिंग है वो सस्ती है, और सस्ती कॉस्टिंग होने की वजह से वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते होते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन हो उसकी कॉस्टिंग सस्ती हो। और वो सस्ती कैसे होगी? जब वहाँ पे जो मजदूर है वो कम रेट में मिले। अब कम रेट में मजदूर कहाँ से मिलेगा, कम प्राइस का मजदूर कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा गाँव से। हमारे यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी ही ऐसी बनाई गई है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती। अगर सरकार ये कहे कि गाँव के सब लोग शहरों में आ जाओ और वहाँ पे रोजगार करो और दिहाड़ी मजदूरी करो, तो क्या होगा? डायरेक्टली ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे, हम अपनी खेती छोड़ के शहरों में क्यों जाएं? समझना बात को कि अगर सरकारें ये बोलें कि गाँव से लोग शहरों में आ जाओ, तो क्या होगा कि गांव के लोग ये बोलेंगे जब हमारे गांव में हमारे पास खेती है तो हम ये छोड़ के शहरों में क्यों जाएं? या तो हमें कुछ उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा हो तब जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि वो सरकार को बोलेंगे कि हमारी तो इतनी सैलरी होनी चाहिए तब हम जाएंगे। सब लोग ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगे। तो सरकार ने क्या प्लान किया इसके पीछे कि उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर को अनइकोनॉमिकल बना दिया। कि उसमें इसका मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट ना के बराबर होगा। एग्रीकल्चर को पूरा अनइकोनॉमिकल बना के छोड़ दिया है कि यहाँ से किसानों को प्रॉफिट ना के बराबर होगा। और जब किसानों को प्रॉफिट कम होगा, जब उनको कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो खुद अपने बच्चों को बोलेंगे भाई तुम स्टडी करो,
पढ़ो लिखो और शहरों में जाके नौकरी करो। ये एक प्लान है गवर्नमेंट का, ये एक रणनीति है कि गांवों से लोगों को निकाल के शहरों में लेके आया जाए ताकि सस्ते एम्प्लॉय सस्ते मजदूर मिल सके प्रोडक्शन करने के लिए, कॉर्पोरेट्स को सस्ते मजदूर मिले के प्रोडक्शन करने के लिए, कि प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कम आए। ये वजह है कि जो गांव के लोग हैं उनको पैसा नहीं बचता। खेती में पैसा ना बचने की वजह से यहाँ के किसान खुद के गांव के लोग, अब जब उनको पता चल गया है कि हमें इतना प्रॉफिट नहीं होता खेती में से, एग्रीकल्चर से इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम स्टडी करो और इसके बाद शहरों में जाके नौकरी करो। अब जब बल्क में गांवों से लोग शहरों में जाएंगे, जब ज्यादा क्वांटिटी में लोग जाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। वो कहेगा मैं 10,000 में नौकरी करने को तैयार हूँ, दूसरे वाला कहेगा मैं 9,000 में करने को तैयार हूँ, तीसरे वाला कहेगा मैं 8,000 में, चौथे वाला कहेगा 7,000 में, उससे अगले वाला कहेगा 5,000 में। तो कंपटीशन में क्या होगा कि कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्री को सस्ते मजदूर मिल जाएंगे और कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सरकार का ये प्लान है, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसमें एग्रीकल्चर को अनइकोनॉमिकल बनाया हुआ है। नेशनल स्किल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नेशनल स्किल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि सन 2022 तक, कब, सन 2022 तक जो गांव की आबादी है लगभग 85 करोड़, जो गांव की आबादी है लगभग 85 करोड़, उसको हम 18% पे ले आएंगे। अभी तो पूरे देश के अंदर लगभग 85 करोड़ लोग गांव में रह रहे हैं, उन 85 करोड़ लोगों को हम 18% पे ले आएंगे, यानी कि 70 करोड़, लगभग 70 करोड़ लोगों को हम गांव से निकाल के शहरों में ले आएंगे और गांव में सिर्फ 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ लोग बचेंगे। अब अंदाजा लगाओ। नेशनल स्किल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कहता है कि 2022 तक अगर एक गांव में 1,000 लोग रहते हैं तो इनका प्लान ये था कि हम उनको 18% पे ले आएंगे, लगभग 150 या 200 के आसपास, लगभग 150-200 के आसपास, यानी कि 800 लोग वहाँ से पलायन करके शहरों में आएंगे। क्या करने, मजदूरी करने, दिहाड़ी करने। इनको फिर थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गाँव से इतनी बड़ी संख्या में एकदम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि गाँव के लोगों को अपनी ज़मीनों से बहुत प्यार है। फिर इन्होंने अपना प्लान चेंज किया जब इनको लगा कि गांव के लोग इतनी आसानी से शहरों में नहीं आएंगे, क्योंकि गांव के लोग अपनी ज़मीनों से बहुत प्यार करते हैं। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंज किया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम 18% पे तो नहीं, लेकिन हम ये है कि हम 38% तक, 40% तक गांव के लोगों को ले आएंगे, यानी कि जो 85 करोड़ लोग हैं उसमें से हाफ लगा लो आप। ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही जब ऐसी हैं, जब पॉलिसीज ही सपोर्ट नहीं करती एग्रीकल्चर को, तो कहाँ से एग्रीकल्चर में फार्मर को इनकम हो जाएगी, कहाँ से फार्मर ऊपर हो पाएगा, कहाँ से पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाएगा फार्मर, कहाँ से वो अपना कर्ज भर देगा, कहाँ से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही सपोर्ट नहीं करती। क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता ही नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करता है, कॉर्पोरेट्स के लिए प्लानिंग करता है कि कॉर्पोरेट जो है वो आगे बढ़े, कॉर्पोरेट सेक्टर आगे बढ़े, क्योंकि उनको लगता है कि कॉर्पोरेट से उनको ज़्यादा टैक्स आता है, ज़्यादा बेनिफिट आता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। सरकारों को ये लगता है कि कॉर्पोरेट को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होगी, उनका ये मानना है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे पाती। देना चाहे बेशक कोई भी सरकार चाहे ध्यान देना चाहे, लेकिन दे ही नहीं सकती, क्योंकि जब हमारा स्ट्रक्चर ही हमने ऐसा बना रखा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, जो पॉलिसीज़ ही हमारी ऐसी हैं, तो फिर वो कहाँ से एग्रीकल्चर ग्रोथ कर लेगी। अब आपको बात बताता हूँ, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस इतना ज़्यादा होना शुरू हुआ ना, ये हरित क्रांति के बाद शुरू हुआ। और जब हरित क्रांति हुई उससे पहले, अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, आज की डेट में 1 एकड़ में से अगर हम गेहूं की औसत निकालें तो लगभग 15 से 20 क्विंटल की आती है। हरित क्रांति से पहले 1 एकड़ में से लगभग 3 से 4 क्विंटल मैक्सिमम गेहूं निकलती थी। हरित क्रांति से पहले क्या था कि किसान उतना ही अनाज उत्पादन करता था कि जितना वो अपने परिवार को पाल पोस सके, उससे ज़्यादा उत्पादन वो नहीं कर पाता था, ना ही वो करता था और ना ही कर पाता था। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति में चेंजेस हुए कि उत्पादन 5 से 6 गुना बढ़ गया।
तो उस वक्त क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई सरकारों को, सरकार को भी, और उस हरित क्रांति के वक्त जो हमारे स्वामीनाथन जी थे उनको क्या दिक्कत आई कि किसान के मन में एक डर था कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो गया, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो हमारी प्रोड्यूस जो फसलें हैं उनको तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो सरकारों ने क्या किया, किसान के दिमाग में से ये डर निकालने के लिए उनको एमएसपी दी। तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, एमएसपी जिसको बोलते हैं, कि आपको अगर प्रोडक्शन कम होती है, ज़्यादा होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो आप उसको सेल कर सकते हो, उसका ये प्राइस रहेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ही जो क्या है ना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती, बाकी सेक्टर को सपोर्ट करती है। मैं एग्जाम्पल से नहीं, आपको मैं प्रूफ के साथ समझाऊंगा। 1980 में गेहूं का रेट था ₹1.05 प्रति किलो, और 41 साल के बाद, और समझना ध्यान से, और 41 साल के बाद गेहूं का जो दाम हुआ वो कितना हो गया, ₹20.05 प्रति किलो। कितना बढ़ा, लगभग 19 से 20 गुना। अब इन द सेम वे बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। इन्हीं 40-41 सालों के दौरान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनकी सैलरी में कितना परसेंट इजाफा होता है, 150 गुना से लेके कितना, 300 गुना तक। एग्रीकल्चर में कितना गुना दाम बढ़ते हैं, 19 गुना, 20 गुना। और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी जो नौकर हैं, उनकी सैलरी कितनी बढ़ती है, 150 से 300 गुना, 150 से 300 गुना। अब आप अंदाजा लगाओ, एक साइड तो सिर्फ 20 गुना बढ़ रही है, एक साइड 150 गुना बढ़ रही है। ये इतना डिफरेंस क्यों दे रखा है गवर्नमेंट ने। अरे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, यहाँ पे कॉर्पोरेट को प्रायोरिटी दी गई है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रायोरिटी दी गई, यहाँ पे अदर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई, लेकिन एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से किसान आज भी जहाँ से 40 साल पहले था आज भी उसी कंडीशन में है। ये भी एक सरकारी डाटा है कि पिछले 40 सालों से 1980 से लेके आज तक जो एग्रीकल्चर में किसानों की इनकम बढ़ी है वो एक साल में आधा गुना बढ़ी है सिर्फ। इसी वजह से वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाता जा रहा है। यही वजह है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। यही वजह है कि किसान का बेटा 10वीं या 12वीं से ऊपर क्लास में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब वो पढ़ा नहीं पाएगा तो वो मजदूरी ही तो करेंगे 8-10 हज़ार रुपये की, 5 हज़ार रुपये के शहरों में जाके। जिस रेशो से एग्रीकल्चर के अंदर किसानों की इनकम बढ़ी है, अगर इसी रेशो से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी भी इसी रेशो से बड़ी होती तो शायद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी नौकरी छोड़ चुका होता। लेकिन क्या है ना कि किसान बेचारा वो अपनी जमीन को इतना प्यार करता है कि वो छोड़ नहीं पाता, बस ये वजह है। यही वजह है कि किसान बेचारा कर्ज नहीं भर पाता अपने। यही वजह है कि वो लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, उसके पास बचता है आत्महत्या का। जब भी महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, वेतन आयोग आ जाता है। पहला वेतन आयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। वो इसलिए आए हैं कि चलो महंगाई बढ़ रही है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, ताकि ये क्विट ना करे, ताकि ये नौकरी छोड़ के ना जाए। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो किसानों की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो क्यों स्टेबल हैं 40 साल से? वो क्यों ना के बराबर बढ़ रहे हैं? अभी तो 7वां वेतन आयोग सिर्फ सेंटर में है। जब इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा तो 5 लाख करोड़ का एडिशनल खर्चा सरकार पे पड़ेगा। इसके लिए तो कोई नहीं बोलता, ये पैसा कहां से आएगा, ये डिजर्व नहीं करते, इसके लिए तो कोई नहीं बोलता। अगर पूरे देश में एमएसपी पे फसलें खरीदी जाएं तो 2 लाख करोड़ खर्च होते हैं सरकार के। उस 2 लाख करोड़ के लिए सब चैनल्स पे डिबेट होना शुरू हो जाएगी, सब लोग बोलना शुरू कर देंगे ये लोग डिजर्व नहीं करते, ये घाटा बढ़, ये फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि आज तक कोई भी सरकार किसान का हक दे ही नहीं पाई है और ना ही देना चाहती है। पिछले 40 सालों से एक किसान ही तो है जो पिस्ता चला रहा है। पिछले 40 सालों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो अलाउंसेज हैं, वो कितने बढ़ते हैं, 150 से 300 गुना। और किसान के फसलों के दाम कितने बढ़ते हैं, सिर्फ 19 से 20 गुना। अब आप अंदाजा लगाओ कि इतना डिफरेंस सरकार ने क्यों कर रखा है कि एक सेक्टर में तो सरकार 150 से 300 गुना वृद्धि कर रही है, और वो किसान जो पूरे देश का पेट पालता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, उसकी फसलों के दाम कितने बढ़ते हैं, सिर्फ 19 से 20 गुना। इनकम कंपैरेटिव नॉर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की जो फसलों के दाम हैं वो उस हिसाब से बड़े ही नहीं हैं। इनकम कंपैरेटिव नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 150 से 300 गुना बढ़ती है। अगर उनकी सैलरी आप 150 से 300 गुना बढ़ा रहे हैं
तो 150 से 300 गुना अगर हम इंक्रीमेंट ना करें किसान की फसलों के रेट में, सिर्फ 100 गुना वृद्धि ही करें, तो 100 गुना वृद्धि करने के बाद भी आज 2022 में जो 2015 रुपये गेहूं का रेट मिलता है वो 10,500 रुपये हो जाएगा। अगर आप किसान की फसल का इनकम कंपैरेटिव नॉर्म्स के हिसाब से 100 गुना बढ़ा के दे दें, यानी कि 10,500 रुपये प्रति क्विंटल दे दें किसान को, तो हर एक किसान खुशहाल हो जाएगा। हर एक किसान को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो मिलेगा। ये उसका एक्चुअल हक बनता है जो उसको मिलना चाहिए। अगर ये हक उसको मिल जाएगा तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा, वो अपना कर्ज भी भरेगा, वो अपने बच्चों की फीस भी टाइम पे भरेगा, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा भी और लिखाएगा भी। हर एक किसान अपना कर्ज भर चुका होगा। जो किसान आज तक एनपीए जा हो चुके हैं, बैंकों के अंदर एनपीए हो चुके हैं या डिफॉल्टर हो चुके हैं, वो किसान भी अपना कर्ज भर देंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। किसान हैं या किसान के बेटे हैं या किसानी से किसी भी तरह का कोई संबंध रखते हैं और किसानी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।